अब सारे ध्यान देंगे। आप लोगों को ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, पहला जो टॉपिक दे रखा है वो इन तीन कंडीशन के साथ दे रखा है कि आपको अपने एक स्टेटमेंट को एक रिलेशन में ये चेक करना पड़ता है कि क्या मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए ना हम लोग ना 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए वही 4 स्टेप्स होंगे। वो 4 स्टेप्स में क्या क्या लिखना है उसको समझना। पहला स्टेप्स होता है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। पहले एक बार ना क्वेश्चन को रीड कर लो ताकि फिर उसके हिसाब से समझा सकूं कैसे यूज करना है। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, लास्ट ईयर जो रिलेशन फंक्शन था उसमें 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसी के बेस पर। आज वो 2 क्वेश्चंस तब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं होते, अब यहां पर जाके वो धीरे धीरे क्लियर होने शुरू। यहां पर समझ आएगा कि रिफ्लेक्सिव को किस तरीके से प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये एक टी दे रखा है, टी एज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस। जितनी भी लाइंस एक प्लेन पे बन सकती हैं वो टी सेट में है। प्लेन हुआ ये वाला एक पोर्शन जिसमें रेक्टेंगल की तरह कोई भी शीट दे दी जाए। ठीक है, तो हमें गिवन सेट हुआ टी। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा, चाहे सेट ना हो कोई। जैसे इस क्वेश्चन में तो सेट गिवन है, हो सकता है कभी नेचुरल नंबर गिवन हो वो सेट, हो सकता है कोई इंटीजर गिवन हो आपके पास वो सेट। तो कोई ना कोई तरीके से वो सेट आपके पास गिवन होगा, राइट। तो यहां पर पहली चीज देख लेना कि क्वेश्चन में गिवन सेट कौन सा है, पहली बात ये देख लेना। दूसरा, यहां पर ये जो आर दे रखा है, आर टेंड्स फॉर अ रिलेशन। रिलेशन के अंदर ना 2 एलिमेंट दे रखे हैं L1 L2, जिसको हम लोग 11th क्लास में ऑर्डर पेयर कहते थे। x कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर बनता था, तो इसी तरीके से L1 L2 भी क्या बन गया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। नाउ ये होती है मेरी कंडीशन। ये मेरे पास गिवन एलिमेंट हो गए, L1 और L2 दो तरह के एलिमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद आ गई ये मेरे पास कंडीशन, राइट। देन उसके बाद मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या प्रूफ दैट करना है, जो भी है। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास, जो भी मेरे पास गिवन सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट बिलोंग टू गिवन सेट। गिवन सेट यहां पर पूरे क्वेश्चन में क्या था, टी। एलिमेंट कौन से हैं, L1 L2। तो पहला स्टेप आप लोग, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चाहे बात मुझे सिमेट्रिक की करनी है और चाहे बात मुझे ट्रांजिटिव की करनी है, इसमें पहला स्टेप क्या लिखोगे कि भाई जो भी गिवन एलिमेंट है वो गिवन एलिमेंट मेरे किस सेट को बिलोंग कर रहा है, किस सेट से निकाला गया है, किस सेट से लिया गया है। गॉट इट। पहला स्टेप यही रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप, अब आप उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ना 3 तरह की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को चेक करोगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, चेक करोगे। उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम उस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या वो कंडीशन मेरी सुटेबल है या नहीं है। अगर कंडीशन मेरी सुटेबल है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो मेरे पास ट्रू आएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आइदर या तो ट्रू आएगा या फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये हुई मेरी तीसरा स्टेप। मतलब तीसरे स्टेप में मुझे ये चेक करना है कि वो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है या मेरी फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब जब वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी तो चौथा स्टेप आएगा, फिर ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर होगा, बिकॉज यहां पर ना हर क्वेश्चन में ना L1 L2 जैसे दे रखे हैं, ये ऑर्डर पेयर में ही लिखे जाएंगे। फिर लास्ट में आप ये चेक करोगे कि भाई वो जो ऑर्डर पेयर मेरे पास बना, वो ऑर्डर पेयर मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर ट्रू होगा तो बिलोंग करेगा, अगर फॉल्स होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ठीक है, 4 स्टेप्स को ध्यान रखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा।
दो क्वेश्चन जब मैं पूरे प्रॉपर करवाऊंगा ना, तब जाके आप लोगों को प्रॉपर समझ आने लगेगा कि हमें लिखना कैसे है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहली क्लास में बता के चल रहा हूं, हर एक स्टूडेंट ना रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कर लेता है, कहां फंसता है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव पे मोर फोकस रखिएगा, स्टेप्स को समझिएगा, क्योंकि ये वाले चैप्टर में मार्क्स तब कटते हैं जब मुझे स्टेप ही नहीं आते। अगर मुझे स्टेप नहीं आएंगे ना, मैं मार्क्स कटवा दूंगा, 100% कटवा दूंगा मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर सिर्फ स्टेप बेस्ड है। आज ये चैप्टर ढंग से सीख लिया ना, तो ये समझ लेना आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहोगे। तो के लिए मोस्टली बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा चैप्टर। आपको सिर्फ मैंने 4 स्टेप बोले हैं, इन 4 स्टेप्स पे ही हम फोकस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, लिखना क्या है? सबसे पहले ना आप लोग गिवन लिखेंगे ऊपर। आपके पास गिवन क्या है? गिवन है T is a set of all lines in a plane। पहली बात, आप लोग जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो गिवन लिख दीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरी बात, ये जो रिलेशन दे रखा है यही लिख दीजिए। आर आपको दे रखा है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर की जगह शॉर्ट ट्रिक यूज कर ली है। ठीक है, टू L2। आप लोग ये ध्यान रखना, अभी आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हो तो करो, लेकिन पेपर में कोई नहीं चलेगी। जो स्टेटमेंट में लिखा है स्टेटमेंट में चाहिए, पेपर टेस्ट कहीं पर भी ये नहीं चलेगा। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट को, कंडीशन को यूज करोगे। अब क्वेश्चन में फिर से देख लेना, आर एक रिलेशन दे रखा है, टी आपको गिवन सेट दे दिया, L1 L2 आपके एलिमेंट हो गए, और यहां पर दूसरी L1 L2 के बाद सच दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो आपकी कंडीशन रहेगी। हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न में क्वेश्चन होगा, एवरी क्वेश्चन इसी पैटर्न की बेस्ड पे होगा। कोई दिक्कत अभी तक? सबको क्लियर है ना? नाउ अब समझिएगा बेटा कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से। मैंने सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग किस तरीके से एलिमेंट लेते हैं अब वो समझेंगे। रिफ्लेक्सिव में ना सिर्फ आप ये सिंगल एलिमेंट यूज करोगे L1। आप लोग रिफ्लेक्सिव की कोई भी कंडीशन होगी, जो भी एलिमेंट आपको डोमेन की पोजीशन पर दे रखा होगा, ऑर्डर पेयर होगा हर क्वेश्चन में। मैंने बोला, जब मैंने हर क्वेश्चन में बोला कि ऑर्डर पेयर होगा मेरे पास, तो जो भी कंडीशन मुझे सिर्फ यहां पर दे रखी होगी एक्स की पोजीशन पर, वही एलिमेंट इकलौता यूज कर। राइट, यहां पर आपके पास आया L1। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? एलिमेंट बिलोंग टू जो भी गिवन सेट होगा। यहां पर गिवन सेट T है, तो L1 बिलोंग्स टू T। आर एक रिलेशन है बेटा, गिवन सेट नहीं है। आर क्या है? एक रिलेशन। गिवन सेट आपके पास T हो गया। इतना समझ आया या नहीं आया? ओके, तो पहला स्टेप मैंने लिखा एलिमेंट गिवन सेट का। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ अकेला एलिमेंट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में आप लोग जो यूज करते हैं वो एज सच सिंगल एलिमेंट यूज करते हैं। ओके, नाउ L1 बिलोंग्स टू T, यहां तक क्लियर है ना? पहला स्टेप। अब दूसरी स्टेप में हमने बोला कंडीशन को चेक करिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को कैसे चेक करना है वो समझिए। यहां पर ना रिफ्लेक्सिव के केस में दोनों एलिमेंट L1 कॉमा L2, वैसे नॉर्मल ऑर्डर पेयर मुझे दे रखा है L1 L2, लेकिन रिफ्लेक्सिव में L1 कॉमा L1 ही लिया जाता है। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन लेते हैं? जो एक्स वाली कंडीशन है वही वाई पे भी एक्स वाली कंडीशन ही फॉलो होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरे स्टेप बोल रहा है कंडीशन। तो कंडीशन क्या बोलनी है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब L2 जो सेकंड पोजीशन दे रखी है ना, उसको भी रिप्लेस कर दीजिए L1 से। उसको भी किससे रिप्लेस कर दीजिए? L1 से। तो हमारी कंडीशन आ गई L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्लियर हुआ?
अब आपने ये दो चीजें लिख दी, पहला स्टेप हुआ मेरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा मैंने कंडीशन लिखी, रिफ्लेक्सिव के हिसाब से क्या होती है, दोनों एलिमेंट सेम कर दो, दोनों एलिमेंट को सेम कर दो, मतलब जो एक्स की पोजीशन पर एलिमेंट लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है दूसरे एलिमेंट को भी उसी से रिप्लेस कर दीजिए, उस कंडीशन में दूसरे एलिमेंट को भी रिप्लेस कर दीजिए। गॉट इट? यहां तक क्लियर हुआ? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब सोचिए क्या ये कंडीशन जो मैंने कंडीशन लिखी ये ट्रू है या फॉल्स है, अब ये सोचना है। थर्ड स्टेप ये सोच रहे कंडीशन लिखने के बाद कि मैंने जो लिखा है वो वाकई ट्रू है। L1 कोई लाइन L1 है वो अपनी ही लाइन पे परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। लाइन वन पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट इज फॉल्स। ये तीसरा स्टेप हो गया मेरा, ठीक है। चौथा स्टेप ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L1। अब जब ये फॉल्स हो गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू नो रिलेशन। आर का मतलब रिलेशन, आर टेंड्स फॉर रिलेशन। क्लियर हुआ? तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट ये मेरा रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट हुआ। क्लियर हुआ इतना? अब मेरे पास आता है फॉर सिमेट्रिक। अब हम यूज करेंगे सिमेट्रिक वाला पार्ट, ठीक है। चार स्टेप्स के अकॉर्डिंग फिर से वापस आते हैं हम, चार स्टेप्स के अकॉर्डिंग वापस अगेन स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप एलिमेंट बिलोंग, एलिमेंट में सिमेट्रिक में L1 और L2 दोनों ही लेंगे, बिलोंग्स टू टी आपका गिवन सेट। पहला स्टेप वही क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप कंडीशन। अब कंडीशन को क्या कर दो भाई, जो कंडीशन दे रखी थी ना पहले वाले में, हमने कंडीशन में L2 को रिप्लेस, पहले वाले में रिप्लेसमेंट थी, दूसरे वाले में इंटरचेंज कर दीजिए भाई। L1 की जगह L2 ले आइए, L2 की जगह L1 ले आइए, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दो, बाकी स्टेटमेंट वैसी रहेगी। तो अब मेरे पास क्या आएगा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब चेक करना क्या है वो देखिए। पहले ये वाली कंडीशन जो गिवन था, गिवन क्वेश्चन कह रहा था L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस कंडीशन को जो भी हमारे पास रिलेशन दे रखा है, जो गिवन दे रखा है, उसको आप लोग ट्रू मानोगे, उसको आप लोग क्या मानोगे कि ये मेरी हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है क्वेश्चन का, क्वेश्चन की ये बात हमेशा ट्रुथ मानी जाएगी, ठीक है। ट्रुथ अगर ये मानी जाएगी तो आपने जब इसकी अदला बदली करी तो ये चेक करना है क्या ये भी ट्रुथ है, क्या ये भी ट्रू है। मतलब अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब इन दोनों को एक साथ लेकर चलिए और फिर उसके बाद आप बोलेंगे इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू बोल दिया तो हाँ, अब यहां पर लिखना कैसे, ऑर्डर पेयर में L2 पहले लिखोगे, L1 बाद में, क्योंकि आपने दोनों को क्या कर दिया था, एक दूसरे से इंटरचेंज। तो L2 कॉमा L1 belongs to R, so it is symmetric। आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन आ जाता है मेरे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब थर्ड वन क्या आता है मेरे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है? ट्रांजिटिव के लिए ना आप लोग तीन एलिमेंट लेके चलोगे, तीसरा एलिमेंट गिवन नहीं होता, तीसरा आप अपनी तरफ से चूज करते हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो हो गए और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट। गॉट इट? तो तीन एलिमेंट में L1 कॉमा L2 कॉमा L3 और आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट T, गिवन सेट T। पहली चीज, पहला स्टेप वही रखा मैंने। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या आ रहा है, कंडीशन। अब यहां पर कंडीशन एक नहीं होती, यहां पर कंडीशन मैं लिखूंगा 3 बार, मैं यहां पर कंडीशन जो लिखूंगा वो 3 बार लिखूंगा, ठीक है, राइट। जिसमें से पहली 2 कंडीशन हमेशा ट्रू रहेंगी, ठीक है। यहां पर 3 बार कंडीशन लिखी जाएगी। देखा जाए तो सिमेट्रिक में भी 2 कंडीशन हो गई थी,
इस कंडीशन को इस कंडीशन से मैच कर रहे थे आप, ठीक है ना, तो दो कंडीशन हो गई थी। यहां पर हम लोग तीन कंडीशन लिखेंगे। पहली दो कंडीशन ट्रांजिटिव में ट्रू रहेगी, पहली दो ट्रू होने की वजह से थर्ड कंडीशन को मैच करेंगे कि क्या वो थर्ड कंडीशन पहली दो से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब कंडीशन लिखनी कैसे है वो समझना। भाई पहले तो लिखो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इसका मतलब अब कंडीशन क्या बनेगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये फर्स्ट कंडीशन बनी, क्या पहली कंडीशन। ये तो क्वेश्चन वाली हो गई ना सेम, ये वही वाली होगी जो गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है वही रहेगी कि L1 L2 एज इट इज लिया और उसके बाद जो कंडीशन बन गई वो लिख दी आपने। नेक्स्ट कंडीशन, L1 की जगह लिखिए L2, L2 की जगह लिखिए L3 बिलोंग्स टू R। मतलब इसके आगे ना अगर आप चाहो तो ये लिखा जा सकता है इफ, यहां पर इफ लिख सकते हो। अगर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ये सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये मेरी सेकंड कंडीशन हो गई। और पहली दो कंडीशन हमेशा ट्रू है, ट्रुथ है ये दोनों, ठीक है। अब आपने चेक क्या करना है, L1 और L3 को चेक करना है, ठीक है। देन हम लोग यहां पर चेक करेंगे, मैंने चेक करने का लिख दिया, चेक कर रहे हैं हम। L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब ध्यान से देखिएगा, सारे देखेंगे। भाई ये मैंने लाइन 1 बनाई, L1, L1 किसके ऊपर परपेंडिकुलर, L2 पर, यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया। पहली कंडीशन ये ट्रुथ हो गई, बना दी मैंने। दूसरा L2 L3 पर है, L2 L2 ये वाली लाइन थी, L3 ये हो गई, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। बट L1 और L3 अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूं तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती। मतलब इस कंडीशन को, जो कंडीशन चेक करने वाली कंडीशन लिखी, वो चेक करनी थी इन दोनों से, भाई मैच हो रही है, इन दोनों की वजह से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, राइट। तो अगर ये नहीं हो रही तो यहां पर आपने लिखना है इट इज फॉल्स, और L1 कॉमा L3 does not belongs to relation, so it is not transitive। आया बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर ना आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये चार बातें जो बताई है ना, ये चारों बातों पर ही हर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन उतारिए, फिर सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से करवा रहा हूं। पहली चीज, मुझे दो स्टेटमेंट गिवन में चाहिए, एक मेरे पास जो गिवन सेट होता है वो, और दूसरा मुझ पे जो गिवन रिलेशन होता है वो। तो हमारे पास गिवन सेट कौन सा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, हमारे पास गिवन सेट है ए, गिवन हुआ सेट ए दैट कंटेन 1 2 3 अप टू 14। दूसरा मेरे पास रिलेशन x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, पहली दो बातें क्वेश्चन में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को बोला डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीजें मुझे चेक करनी है कि वो रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव का। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ। नाउ रिफ्लेक्सिव के स्टेप्स, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले लिखा हमने। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या चूज करते थे,
पहला एलिमेंट। यहां पर पहला एलिमेंट कौन सा है मेरे पास? ओनली द एक्स, पहला एलिमेंट यहां पर। और जो भी एलिमेंट चूज करते हैं वो ऑर्डर पेयर से चूज करते हैं। ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, एक्स और वाई दो ही एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहां पर रिफ्लेक्सिव में सिंगल एलिमेंट एक्स से चूज करूंगा। एक्स इज अ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए। जो किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। पहली बात हो गई मेरी बिलोंगिंग वाली, एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन सेट। दूसरी बात मेरी क्या होती है? कंडीशन। अब यहां पर जो कंडीशन लिखी जाती है, भाई पहला एलिमेंट एक्स रहेगा तो दूसरा एलिमेंट भी क्या रहेगा? एक्स। दोनों एलिमेंट सेम लिए जाते हैं, दोनों एलिमेंट सेम लिए जाते हैं। कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में है कौन सी? ये पूरी कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन है। तो हमारे पास आया 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है। एक बात समझना, सारे ध्यान देंगे। x क्या है आपका? 1 2 3 4 अप टू 14 तक। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तब भी 2 आएगा, 14 रखूंगा 28 आएगा। तो क्या ये 0 के बराबर आएगा? ये 2x आया विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट ट्रू या फॉल्स, जो मर्जी का हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेगी। और फिर x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन, अब हम करते हैं फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में हमको कितने एलिमेंट लेते हैं? दो। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंगिंग टू गिवन सेट ए। पहला स्टेप वही हो गया, गिवन सेट ए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता था? कंडीशन। कंडीशन में क्या करते थे? अदला बदली। एक्स को वाई से, वाई को एक्स से अदला बदली कर दीजिए। अदला बदली कर देंगे तो 3y माइनस एक्स, क्या ये 0 के बराबर होगा? अब ये कैसे सोचूं मैं? एक मिनट, एक मिनट। अब ये सोचें कैसे? अगर आपको क्लियर हो गया तो सबको क्लियर नहीं हुआ, हम लोग सोचे कैसे? मैंने आपको बोला था इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन और हमारे पास गिवन कंडीशन दोनों को मैच करिए, यही बोला था मैंने, ठीक है। मैच करने के लिए आप x की जगह यहां पर 1 रखिए, y की जगह यहां पर 3 रखिए। 1,3 में डालिए, 1,3 0 के बराबर आ रहा है। इफ 1,3 belongs to relation but 1,3 मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इनका अदला बदली करके ये बिलोंग करेगा? भाई y की जगह यहां 3 रखो, x की जगह यहां 1 रखो, ये 0 आ रहा है। x की वैल्यू यहां पर क्या है? y की वैल्यू 3। फिर से समझना, सारे समझेंगे। यहां पर x की वैल्यू मैंने 1 ली है, y की वैल्यू मैंने 3 ली है। ये जो 1,3 है ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। अब यहीं पर x की वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू 3 है, y की जगह 3 रखो, x की जगह 1 रखो। 1,3 वैसे ही जैसे आपने उस कंडीशन के लिए चूज किया है 1,3, वैसे ही इस कंडीशन में डालो और चेक करो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या मतलब ये, चलो इसको 3,1 ना लिखो, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर, इसको इक्वेशन 1 कह दो, फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये ट्रू नहीं है। क्लियर हुआ? इट इज नॉट ट्रू फॉर द इक्वेशन 1। देयरफॉर इसकी वजह से y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन, so it is not अब आता है मेरे पास तीसरी चीज, ट्रांजिटिव। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को भी?
यहां तक सबको क्लियर हो गया? ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेते हैं? एक्स वाई और तीसरा जेड। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑल आर बिलोंगिंग टू सेट ए, ऑल आर बिलोंगिंग टू सेट ए। अब यहां पर जो कंडीशन बनेंगी, कितनी कंडीशन बनेंगी? 3। पहली कंडीशन किससे होगी? एक्स वाई। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को तो कंडीशन क्या होगी? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये पहला पार्ट हो गया, इसको फर्स्ट कहोगे, ठीक है। इफ y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर देयरफॉर 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ये सेकंड कंडीशन हो। अब ध्यान दीजिए, सारे ध्यान देंगे। चेक क्या करना है मुझे? सर चेक करने में कंडीशन लिखेंगे, एक्स जेड नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंडीशन लिखेंगे, एक्स जेड कोई भी नहीं लिखेगा। एक्स जेड को लास्ट में, यहां पर जैसे एक्स वाई लिखा, लेकिन जो ऑर्डर पेयर में लिया वो लास्ट में लिया, ऑर्डर पेयर में लास्ट में लिया। तो यहां पर आप लोग चेक करने में सिर्फ आप क्या लिखोगे? अपनी कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या बनेगी? 3x माइनस जेड, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे चेक करना है, ठीक है, राइट। नाउ ऐसे में जब दो इक्वेशन बनी हुई है ना, पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो y की वैल्यू। क्यों y की वैल्यू भाई? बिकॉज मुझे y चाहिए ही नहीं यहां पर, तो 3x और z चाहिए, x और z चाहिए, तो मुझे y को क्या कर देना चाहिए? सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से फर्स्ट इक्वेशन इसको ना कह के देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 3x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकेंड। 3y की जगह क्या आ गया? 3x माइनस जेड इक्वल्स टू 0। यार ये 9x माइनस जेड आ रहा है 0 के। ये कंडीशन इस चेक से हो रही है, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आया समझ? अब ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास स्टेटमेंट थी, तो मैंने पहली दो स्टेटमेंट को ट्रू करा, थर्ड को चेक कर लिया। यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है, यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आती है तो एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करके चेक करो, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट, इसी में हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे, एग्जाम्पल भी दीजिए। अब एग्जाम्पल कैसे देखना है, देना कैसे है भाई? आपने अगर यहां पर बोला कि एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर अगर 1,3 लिया था, 1,3 लिया था, तो पहले वाला एक्स था, दूसरे वाला वाई था, ठीक है। अब अगला एलिमेंट 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू हमने 3 मानी है। अगर मैं यहां पर 3 रख दूंगा तो जेड की वैल्यू 9 आएगी। तो 1,9 मतलब 1 एक्स की वैल्यू हो गई और 9 किसकी हो गई? जेड की वैल्यू। अगर यहां पर 1 और 9 रखूंगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वाली कंडीशन में रखिए, इस कंडीशन में चेक करिए। अगर x की जगह मैं 1 रखूंगा, चेक वाली में रखूंगा, और z की वैल्यू मैं 9 रखूंगा, तो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंट, इस एग्जाम्पल को लिखने का तरीका भी समझ लीजिए। यहां छोटा सा पार्ट में लिख रहा हूं, फॉर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब हो गया एग्जाम्पल लिया गया आपने। 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belongs to R। यही बस इतना सा पार्ट आपको और लिखना है एग्जाम्पल से। मतलब आपने अपनी तरफ से मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व करी, प्लस एग्जाम्पल भी दिया। सिमेट्रिक में भी तो एग्जाम्पल लिया था ना हमने 1,3। ये जो एग्जाम्पल लिए जाते हैं ये जर्नली सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए होता है, ठीक है, सबके लिए नहीं होता। कोई प्रॉब्लम? करिए कंप्लीट।
यहाँ पर बेटा इट इज नॉट कर देना, नॉट सिमेट्रिक, और यहाँ पर भी लास्ट में हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये क्लियर हो गया? सब कॉपी करो, कंप्लीट करो, और फिर अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, और आप लोगों के कंप्लीट होने पर फिर मैं करूंगा, ताकि हम लोग ना क्रॉस चेक कर सके कि कितना आपको आया और क्या गलती करी। ठीक है, करिए अपने आप ट्राई। आप लोग अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूं, क्रॉस चेक करते रहिएगा फिर। चेक करिएगा रिफ्लेक्सिव। मैंने ना सिमेट्रिक करते हुए पहला स्टेप तो लिख दी, ठीक है, कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का एली पहले चेक करो, सबका सेम है, रिफ्लेक्सिव में कहीं दिक्कत नहीं आई ना। ठीक है, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में मैंने एक्स वाई ले लिया। हम लोग सिमेट्रिक में क्या करते हैं? अदला बदली, यही करते हैं हम, अदला बदली। तो अदला बदली, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है ये बात? राइट। अब हमें ना इस कंडीशन को इस कंडीशन से, जो हमारे पास गिवन सेट की कंडीशन है और जो मैंने कंडीशन सिमेट्रिक के लिखी है, दोनों कंडीशन को चेक करना है कि क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? एग्जाम्पल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेंगे। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y कितना आता है? 6। मतलब हम यहां पर बोलेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहीं पर 1 और 6 को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, यहीं पर 1 और 6 को इस कंडीशन में डालिए। 1 x की वैल्यू है, x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 6 डाल दो। तो 1,6 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बट these point does not satisfy इक्वेशन 1। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? 1,6 एज इट इज ही रखा जाता है। हाँ, उसको वहां बिलोंग कर रहा हूं ना। बट दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। ठीक है, राइट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सो इट इज नॉट ट्रू, हेंस x y comma x does not belongs to R, hence it is not symmetric।
बोलिए क्लियर हुआ ये स्टेप? अब आता है मेरे पास ट्रांजिटिव। बेटा जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन बनी हो ना, ठीक है, कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो लीनियर इक्वेशन का सबसे बेस्ट यही होता है, एग्जांपल लो, एग्जांपल को सेटिस्फाई करवाओ। जो भी एग्जांपल लोगे सिमेट्रिक में वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स और वाई पे जो भी रख रहे हो, जैसे एक्स की जगह 1 रखा तो वाई 6 आ गया, 1,6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू 6 थी, एज इट इज सेम वैल्यू यहां पर पुट कर दो जो नई कंडीशन अदला बदली करके लाए हो। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इट इज ट्रू और वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है, अगर ट्रू ना हो तो डज नॉट बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ? सिमेट्रिक तक समझ आ गया पार्ट। अब हमारा ट्रांजिटिव आता है। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड आ गए, 3 एलिमेंट, ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इससे हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन हो गई। इफ y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो z इक्वल्स टू, बस ये करना क्या होता है ये भी समझ लो। x और y लिखा तो जहां पर x की जगह यहां नीचे रिप्लेस क्या हो गया, y की जगह रिप्लेस हो गया z, तो z प्लस वाई कर दिया, z इक्वल्स टू वाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया x और y को वापस। नाउ आपके पास y चेक करने वाली कंडीशन लिखो। चेक वाली कैसे कंडीशन होगी, x और z में लेना है, x कॉमा जेड, तो बेटा z इक्वल्स टू x प्लस 5, ये आना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू निकली हुई है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। वी हैव भाई z इक्वल्स टू x+5+5, z इक्वल्स टू x+10। यार इस कंडीशन से तो मैच नहीं हुआ ना, ठीक है, इट डज नॉट इक्वल्स टू x+5, x+5 के इक्वल नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहां पर ना फॉर इंस्टेंट दे दीजिए, वेट करना बेटा, फॉर इंस्टेंट। अब एग्जाम्पल चूज, अब आप एग्जाम्पल चूज करिए, पहली दो कंडीशन को जो ट्रू कर रहे हैं वो एग्जाम्पल्स। 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहां पर 1 रखूंगा तो ये 6 आ जाएगा, अगर यहां 6 रखूंगा तो z क्या आ जाएगा, 11। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1,11 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कहां पर चेक कर रहे हैं, जो चेक वाली कंडीशन, जो चेक वाली कंडीशन है सिर्फ इसमें चेक करोगे वो, ठीक है, और वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, समझ गए? एग्जाम्पल भी आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे इसका मतलब x कॉमा जेड, इट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लास्ट में स्टेटमेंट में लिखिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। आया सबको क्लियर हुए स्टेप्स? करो कंप्लीट।
एक मिनट, मैंने यहाँ पर यहाँ तक सभी ने करा है, सब यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला मैंने इंस्टेंट क्या लिया है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 3 1 से डिविजिबल है? यस इट इज ट्रू। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल्स टू 1 हो गया, y इक्वल्स टू 3 हो गया, यही हुआ ना। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालना, 1,3 इसी में डालना, x की जगह 1 डालो, y की जगह 3 डालो, मतलब जो 1,3 x और y की वैल्यू लेकर इस कंडीशन को चेक कर रहे हो, वही x और y सेम रखने हैं, यहां पर अदला बदली नहीं करनी, इंस्टेंट में अदला बदली नहीं करनी। यही दोनों एलिमेंट यहां पर डालो, 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बट इट इज नॉट, इट की जगह 1,3 लिख देना, इज नॉट satisfy equation 1। ठीक है, so yeah it is not true, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, और फिर हम यहां पर बोलेंगे y, x does not belongs to R, hence it is not symmetric। अब आ जाइए फॉर ट्रांजिट। अब आपको समझ आ गया सिमेट्रिक में कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गए। मैंने अभी तक ना पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन हुए थे वहां पर एक्स और वाई नहीं लिखा था, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे थे। आप ना डायरेक्टली एक्स और वाई इस तरीके से लिखकर कंफ्यूजन खत्म करिए कि एक्स की पोजीशन वाला एक्स होगा, वाई की पोजीशन वाला वाई होगा, और यही दोनों पॉइंट सीधे पहली इक्वेशन में डालिए, कंडीशन में डालिए, कंडीशन को चेक करिए ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रहा है। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिव में एक्स वाई जेड all r belongs to set A। If x comma y belongs to R, therefore y is divisible by x। If y comma z belongs to R, so z is divisible by ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझेंगे, हमें चेक क्या करना है, x कॉमा जेड में चेक करना होता है ना, तो z इज डिविजिबल बाय क्या आया आपका, ट्रू आया या फॉल्स आया? ट्रू। चेक करें, चेक करने के लिए फॉर इंस्टेंट ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट है तो सेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। पहली कंडीशन को ट्रू करे ऐसे दो एलिमेंट बता दो, 1,3 ले लिया, 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, यहां पर x की जगह y 1 हो गया, y की जगह 3 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन 3,6। देखो पीछे वाला, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूं तो पीछे वाला आगे से डिविजिबल होगा। क्या 3 1 से डिविजिबल है? यस। क्या 6 3 से डिविजिबल है? ये पहली दो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। अब मुझे चेक क्या करना होता है, 1 और 6 का। ठीक है, x और z का चेक करते हैं, बीच वाली जो ये वाई वाले एलिमेंट है ना, बीच वाली पोजीशन, ये खत्म करते हैं, ये वाला हटाएंगे, तो 1,6 it is also belongs to R। 6 is also divisible by 1। तो यहां पर क्या लिखा है, Z is divisible by X। yes it is true। हाँ जी, तो 1 2 ले लो, 2 और 4 ऐसे नहीं ले सकते ना आप, यहीं से तो एलिमेंट लोगे। आप एक्स वाई जेड ले रहे हो तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, यही तो तीन एलिमेंट लोगे।
आपकी पहली दो कंडीशन मैंने क्या बोली थी, ट्रू होनी चाहिए। अगर आप पहली दो कंडीशन को ट्रू नहीं बनाओगे तो थर्ड कंडीशन को कैसे चेक करेंगे? समझे? आपको जो लेनी है पहली दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैंने शुरुआत में बोली थी, इसीलिए मैंने पहली दो कंडीशन को ट्रू लेके चल रहा हूं। पहली दो ट्रू हो गई तो तीसरी को चेक कर रहा हूं इन्हीं के। ठीक है, इट इज ट्रू। और फिर उसके बाद आप बोलेंगे x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। समझ आ गया? क्लियर? करिए कंप्लीट।